जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो ये आपका सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये आपका नया प्रैक्टिस सेट है। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट आपके कर चुके हैं सब सब्जेक्ट की। हिंदी हो गए, आपकी ईवीएस है, आपकी सीडीपी हो गई। तो इसमें हम हिंदी जो आपकी पेडागोजी है इसके क्वेश्चन करेंगे आपके, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपको लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पांचों सब्जेक्ट की पेडागोजी यहाँ से पूछी जाती है आपकी सीटेट में। तो लगभग 75 जो क्वेश्चन है आपके जो पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी लगभग मिलती जुलती होती है बहुत सी। तो आपकी हिंदी पेडागोजी हो गई, सीडीपी, ईवीएस, मैथ और आपकी जो संस्कृत और अंग्रेजी की है, पांचों सब्जेक्ट की पूछी जाती है। तो सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें सभी लोगों तक। और आप टिक जरूर करके बताएं आपके जो क्वेश्चन जितने सही होते हैं 10 में से, कि आपके कितना स्कोर आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सांकेतिक भाषा को बोली जाने वाली भाषा से क्या अलग करता है? तो जो आपकी सांकेतिक भाषा होती है उसको बोली जाने वाली भाषा से क्या अलग करता है? तो पहला है, सांकेतिक भाषा संचार के लिए मुख्य रूप से श्रवण संकेतों का उपयोग करती है। तो पहले अगर आपको क्वेश्चन इसका ऑप्शन एक ही सही लगता है तो पहले टिक ना करें, आप चारों ऑप्शन पहले पढ़ लें इसके, उसके बाद अपना आंसर लगाएं, जिससे आपकी गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सांकेतिक भाषा की अपनी शब्दावली और व्याकरण होती है जो बोली जाने वाली भाषाओं से अलग होती है। सांकेतिक भाषा विशेष रूप से गंभीर श्रवण हानि वाली व्यक्तियों द्वारा सीखी जाती है। और सांकेतिक भाषा का में अर्थ बताने के में चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा का अभाव होता है। ये बिल्कुल गलत होता है आपका। और इसमें गंभीर रूप से श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए सीखी जाती है, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ना कि ऑप्शन नंबर 1। इसका 2 सही होगा कि इसकी जो शब्दावली और व्याकरण होती है वो नॉर्मल भाषा से अलग होती है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें क्या बताया गया है, पठन सीखने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है, जिसमें पठन सीखने के जो तरीके हैं उसको क्या कहा जाता है जो प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल देता है अर्थ को? तो इसका ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी उपागम जिसको बॉटम अप कहते हैं, या फिर समग्र भाषा उपागम। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, आप पहले से टिक कर लें, जब मैं आंसर बताता हूँ उसके लिए उसके बीच में 3-4 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका समग्र भाषा उपागम। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है एक शिक्षण पद्धति जिसमें एक शिक्षक उच्चारण, स्वर और अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए एक पाठ अंश को जोर से पढ़ता है और फिर पढ़ने की समझ में सुधार करने के लिए छात्रों को संवाद में संलग्न करता है, उसे कहा जाता है? उसे मॉडल पठन, पारस्परिक शिक्षण, सहयोगात्मक शिक्षण, या फिर संचारी शिक्षण। तो उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि एक शिक्षण पद्धति में शिक्षक क्या कहता है, उच्चारण करता है, स्वर और अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए एक पाठ अंश को, एक जो टुकड़ा है पाठ का, उसको जोर से पढ़ता है और फिर पढ़ने की समझ में सुधार के लिए छात्रों को संवाद में संलग्न करता है। तो उसको कहा जाता है आपका मॉडल पठन। क्या कहा जाता है? मॉडल पठन। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो हिंदी भाषा के अगर आप शिक्षक हैं तो इन चारों में से आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा, आपको इन पर ध्यान देना है। पहला है भाषा कौशलों का ज्ञान, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो इन चारों में से आपके लिए क्या जो होगा वो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा एक भाषा शिक्षक के रूप में?
तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सबसे कम जरूरी होगा वो होगा संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो आपको भाषा शिक्षक के रूप में जो संवैधानिक मूल्य होंगे इनकी जानकारी होना आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, जबकि भाषा कौशलों का ज्ञान इम्पोर्टेंट है, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास इम्पोर्टेंट है, और व्याकरणिक नियम भी आपको सीखना जरूरी है। कई लोग इसमें व्याकरणिक नियमों का जो आंसर है वो सही लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं है, नियम भी जरूरी होते हैं। तो इसमें सबसे कम जरूरी बताना था, तो होगा आपका क्या, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आप में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो इससे जो मेल खाता है वो बताना है। आप थोड़ा जो लंबा क्वेश्चन होता है आप उसको अच्छे से धीरे धीरे 2 बार पढ़ें कम से कम। तो उसको क्या कहा जाता है, एक शिक्षक क्या करता है, फिर से एक बार आप जरूर पढ़ें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को चित्र में 4 वाद्य यंत्र आपको पता होगा, वीणा हो गए, हारमोनियम हो गए, ऐसे जो बजाए जाते हैं, गिटार हो गए, उनको देखने के लिए कहता है, और कहता है कि आपसे मैं चर्चा करूं कि विभिन्न संगीत समारोह में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन करो जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो इससे कौन मेल खाता है, विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना या फिर कल्पना करना। तो इन चारों में से क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो तर्क देने के लिए तो कहा नहीं गया है, ना ही सृजित करने के लिए कहा गया है, और ना ही उनको कल्पना करना है। क्या करना है, उनको चर्चा करना है, और अपने आप में क्या करना है, उनको उस संज्ञानात्मक का विकल्प का चयन करना है जिसमें देखने के लिए कहा कि अपने आप से चर्चा को, अपने आप में क्या करना है, समझना है कि इनको प्रयोग क्यों किया जाता है अलग अलग संगीत समारोहों में। तो उसमें उनको क्या करना है, बच्चों को विश्लेषण करना है। क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपका, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मतलब है। तो एक अध्यापक विद्यार्थियों के समूह को विभाजित करता है, उनको हाथियों की कहानी पढ़ाने से पहले क्या करता है, उसमें एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करता है। तो उसका क्या मंतव्य, क्या वह चाहता है। तो टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना चाहता है, सहयोगी पृष्ठपोषण, पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना, या फिर उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो क्या करना चाहता है वो, तो इसको करना चाहता है वो, क्या करना चाहता है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना चाहता है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्याकरण सीखने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो क्या करता है इसमें, व्याकरण अनुवाद, निगमनात्मक, आगमनात्मक या फिर संप्रेषणात्मक। तो इसका क्या कहता है कि व्याकरण सीखने का कौन सा, तो व्याकरण सीखने का कौन सा जो ऐसा मत है जो भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। तो नियमों से संबंधित पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, निगमनात्मक आपका नियमों से संबंधित होता है। तो नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नियमों से और निगमन, तो ना से है, नियम और निगमन एक साथ लग रहा होगा, तो इससे आप संबंधित कर सकते हैं संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों के ज्ञान एवं उनके प्रयोग की क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम के जो अंतर्गत आता है वो बताना है कि विद्यार्थियों को भाषिक तत्वों का ज्ञान और उनका प्रयोग। तो रचना शिक्षण उपागम, पाठ्य संसर्ग उपागम, विश्लेषण विधि या फिर निगमन विधि। तो निगमन विधि नहीं होता है, विश्लेषण विधि भी नहीं होती है ये। उनको क्या कहना है, भाषिक तत्वों का ज्ञान एवं प्रयोग बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है आपका पाठ संसर्ग उपागम, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाठ संसर्ग उपागम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है आपका एक शिक्षक क्या कहता है, एक शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों
5 के विद्यार्थियों से कहानी पढ़ने और फिर कहानी के मुख्य पात्र के बारे में 5 वाक्य बताने को कहा। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य बताया गया है, क्यों कहा गया है ऐसा? उन्हें विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ने का अभ्यास करना, कहानी में पाए गए अपरिचित और चुनौतीपूर्ण शब्दों की समीक्षा करना, चित्रकारों के क्रम को व्यवस्थित करना, उन्हें कहानी के मुख्य विचार से समझने का अभ्यास करना। तो इसका क्या सही आंसर होगा कि एक शिक्षक कक्षा 5 के अध्यार्थी को पहले कहानी पढ़ने और फिर कहानी के जो मुख्य पात्र है उसके बारे में 5 वाक्य बताने के लिए कहता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि उन्हें विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ने का अभ्यास करना, कि उसमें जो विशिष्ट जानकारी है उस पात्र की, उसके लिए पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है आपसे? कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इस कथन के बारे में क्या समझते हैं ये बताना है कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। या फिर अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप उनके अनुभव, उनके परिवेश से बाहर की कविता अगर बताएंगे तो वो समझने में अक्षम हो जाएंगे, वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो आपके 10 क्वेश्चन थे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। तो आपने इन 10 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।